हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देखा था एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम थ्रू वैस्कुलर कैम्बियम। इस लेक्चर में वी विल बी डीलिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज वुड एंड कॉर्क कैम्बियम। जो दूसरा पार्ट था सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम का विच वॉज कॉर्क कैम्बियम, हम उसके बारे में जानेंगे। एंड वील ऑल्सो बी डीलिंग अबाउट वुड्स के बारे में जानेंगे कि वुड्स एक्चुअली में डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सीजन एंड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्टिविटी दो तरीके का होता है। यू नो दैट कैन बी आइदर स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, और दैट कैन बी आइदर हार्डवुड और सॉफ्टवुड। सो बी डीलिंग विद दिस डिस्कशंस ओवर हियर। एंड तो सबसे पहले हम लोग वुड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू कैन गेट अ ब्रीफ आइडिया ऑफ अबाउट सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को ही हम वुड कंसीडर करते हैं। सो कितने तरीके का होता है या किस डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सीजन ये किस तरीके का एक्टिविटी शो। सो बेसिकली चार तरीके के आपके वुड्स होते हैं। वन इज द स्प्रिंग वुड एंड द अदर इज द ऑटम वुड, द हार्डवुड एंड द सैफवुड। सो ये स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड जो होता है, इट बेसिकली ये दोनों के दोनों जो वुड्स होते हैं, ये दोनों के दोनों वुड्स मिलकर के कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाते हैं जो हम एनुअल रिंग बोलते हैं। So we'll be dealing with the differences between the two. Spring wood वो wood होता है जो स्प्रिंग सीजन में बनता है, या उनकी एक्टिविटी जो होती है वो बननी शुरू होती है स्प्रिंग सीजन में। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने बताया था कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है, सो इट कट्स ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर साइड एज वेल एज टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो और ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है, वो ये कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होती है। सो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहने का मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सीजन्स दे एक्सपीरियंस। तो स्प्रिंग वुड की जब हम बात करते हैं तो ये स्प्रिंग वुड वो वुड होता है जो स्प्रिंग सीजन में बनता है। सो दिस इज द वुड विच इज फॉर्म्ड इन स्प्रिंग सीजन। एंड स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो काफी हाई होती है। सो कैम्बियम इज वेरी मच एक्टिव इन स्प्रिंग सीजन एंड दैट्स व्हाई because of the activity of that cambium it produces a large number of xylary elements. तो ये large number of xylary elements बनाता है having wide vessel cavities. Alright, वही हम जब ऑटम वुड की बात करते हैं तो ऑटम वुड विंटर सीजन में बनता है, और विंटर सीजन में जो कैम्बियम होता है वो एक्चुअली में लेस एक्टिव होता है, और लेस एक्टिव होने की वजह से ये लेस नंबर ऑफ xylary एलिमेंट्स बनाता है विथ नैरो वेसल कैविटीज। ऑलराइट, तो ये स्प्रिंग वुड जो है, क्योंकि ये ज्यादा वाइड नंबर ऑफ xylary एलिमेंट्स बनाता है हैविंग वाइड वेसल कैविटीज, तो स्प्रिंग वुड इज एक्चुअली लाइटर इन डेंसिटी एंड लोअर इन कलर। ये लाइटर इन कलर होता है, लोअर इन डेंसिटी होता है, while ऑटम वुड ऑन द अदर हैंड ये जो होता है दिस इज हेवियर इन डेंसिटी एंड दैट्स कंपैरेटिवली डार्कर इन कलर। सो ये जो दो होता है ये इनके दो का बेसिक डिफरेंसेस हो जाएगा। सो वी कैन राइट द बेसिक डिफरेंसेस एज so it is basically formed in spring season, and in spring season the cambium is very much active and produces large number of xylary elements with wide vessel cavities. On the other hand, they are spring wood is lighter in color and having low density. Alright, so this was about spring wood. And when we consider about autumn wood, so autumn wood is formed in winter season. And since it is formed in winter season, so cambium is less active and it produces less number of xylary elements having narrow vessel cavities.
तो ये लेस नंबर ऑफ xylary एलिमेंट्स बनाता है जिसमें नैरो वेसल कैविटीज हो जाएगा. दीज आर darker in color and having heavier density. Alright, so this was about the difference between spring wood and autumn wood. ये spring wood and autumn wood के बीच का difference है. Alright, so ये तो इनके spring wood and autumn wood की बात हो गई. But जैसे कि मैंने बताया कि ये जो spring wood and autumn wood होते हैं, they combine with each other. ये एक दूसरे के साथ combine करते हैं और ये एक तरीके का alternate concentric ring बनाते हैं, which is called annual ring. An annual ring is actually a method. Annual rings जब हम देखते हैं of a cutted old stem tree, तो उसमें हमें age of a tree के बारे में पता चलता है. Alright, so annual rings, the measurement or the counting of annual rings is a method of estimating the age of a tree, and that method is called dendrochronology. उसको हम dendrochronology बोलते हैं. Alright, so we can write it here as spring wood and autumn wood combines into alternate concentric rings and constitute annual rings. तो ये annual rings बनाते हैं, and these annual rings cutted old stem of a tree estimates the age of a tree. तो इससे हमें age of a tree के बारे में पता चलता है. Alright, and this process is called dendrochronology. This is actually called dendrochronological method. Alright, so this was about spring wood and autumn wood. Coming to hardwood and sapwood, जब हम hardwood and sapwood की बात करते हैं, तो hardwood होता ये है कि जो secondary xylem बनता है, alright, secondary xylem जो old stem में हमारा बनता है ना, so secondary xylem के दो parts होते हैं. एक उसका innermost part होता है जो pith की तरफ होता है, और एक outermost part होता है जो periphery की तरफ होता है. So जो innermost part होता है secondary xylem का, that is of generally dark brown in color. वो dark brown in color होता है because of the deposition of certain organic compounds. Organic compounds के deposition की वजह से like tannin, resin, gums, oil, essential oils, इन सब के deposition की वजह से that turns dark brown in color. And वो कहीं ना कहीं ये जो organic compounds का जब deposition होता है तो वो उस पार्ट को, उस innermost part को एक ability दे देता है कि वो hard and durable हो जाए. So that it becomes hard, durable and resistant to any kind of microbial or pathogenic attack or insects attack. Alright, तो ये जो wood होता है, that innermost part which is of dark brown in color जो मैं बता रही थी, that part constitutes that of the hardwood. ये hardwood का part होता है, इसको हम hardwood बोलते हैं, and this part is actually composed of dead and lignified cell walls. ये dead and lignified cell walls का बना होता है, and this hardwood has no relation with the conduction of water and minerals. It has only the function of providing mechanical strength or mechanical support to the plant body or to the stem. Alright, so ये hardwood के बारे में था. Sapwood की जब हम बात करते हैं तो sapwood एक ऐसा portion होता है secondary xylem का ही. Secondary xylem का ये innermost part होता है. On the other hand जो sapwood होता है, it is the peripheral part या outermost part of the secondary xylem, which is actually lighter in color. ये lighter in color का होता है क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का ऐसा कोई deposition नहीं होता. And sapwood is primarily concerned with conduction of water and minerals in the stem. It has nothing to do with the mechanical strength. इसका main function होता है कि ये water and mineral के conductions में involve होता है. Alright, so we'll write it here as of water and
minerals. So this was about hardwood. ये hardwood का part हो गया कि innermost part जो होता है secondary xylem का, that is of dark brown in color because of the deposition of organic compounds like tannin, resin, gums, oil, etc. And this part is called hardwood. Hardwood is hard, durable, and resistant to microbes and insects. It provides mechanical support to stem but has no role in the conduction of water and minerals. And the one point is also that hardwood comprises of dead and lignified cell walls. So this basically comprises of dead and lignified cell walls. On the other hand, sapwood, water and minerals. So it is the peripheral part of secondary xylem which is of lighter in color and primarily meant for conduction of water and minerals. So this was about the wood part, secondary xylem का part जो हम पढ़ रहे थे, spring wood, autumn wood और इनका ये basic एक annual rings के बारे में मैंने बताया, and this was about hardwood and sapwood. The next which we'll be dealing with is the cork cambium. Okay. So cork cambium जो है जब जैसे ही मैंने बताया था कि जो कैम्बियम होता है इट्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक नेचर, ऑलराइट. तो जब कैम्बियम डिवाइड करना शुरू करता है और नए सेल्स बनाना शुरू करता है, बेसिकली जब सेकेंडरी xylem के सेल्स बनाना शुरू करता है, तो उस केस में जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, कैम्बियम के डिवाइडिंग नेचर की वजह से जो आउटर कॉर्टिकल सेल्स और जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना, दे गेट ब्रोकन ऑफ, वो टूटना शुरू कर जाते हैं क्योंकि उतना स्पेस चाहिए रहता है फॉर एक्वायरिंग दैट एरिया, ऑलराइट. तो उस केस में क्या होता है बेसिकली कि जब कैम्बियम की एक्टिविटी होती है तो कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से द आउटर कॉर्टिकल सेल्स एंड द एपिडर्मल सेल्स दे गेट ब्रोकन ऑफ, और उसके जगह में एक नए सेट ऑफ सेल्स, नया सेट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स राइज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फेलोजेन, which is also called as cork cambium. So this cork cambium is also called phellogen. Alright, तो ये phellogen arise करता है, and this phellogen is ultimately capable of giving rise to new sets of cells. Alright, so we can write it here as when new sets of meristematic cells arise करता है called phellogen or cork cambium. Alright, so phellogen जिसको हम cork cambium भी बोलते हैं. Now this phellogen or cork cambium it basically cuts off new cells towards actually outer side. तो बाहर की तरफ ये सेल्स काटना शुरू करते हैं, और सिंस इट्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक नेचर तो ये सेल्स बनाना शुरू करेंगे, सेल्स डिवाइड करना शुरू करते हैं. सो इट विल कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द आउटर साइड एज वेल एज टुवर्ड्स द इनर साइड. सो दिस विल बी टुवर्ड्स outer side and this will be towards inner side. तो ये दोनों तरफ सेल्स काटना शुरू करते हैं. So towards outer side they form phellem or cork. Phellem, which is also known as cork. While inner side they form phylloderm or secondary cortex. तो ये दो तरीके के सेल्स बनाए. फेलम से ही हमारा फेलम बना बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ phylloderm एंड secondary cortex बना. Now this phellem or cork is impervious to water, impervious or impermeable actually, impermeable to water due to suberin deposition. Suberin is a kind of a waxy substance
सुबेरियन जो होता है, सुबेरियन डिपोजिशन की वजह से कॉर्क जो होता है इट इज प्रैक्टिकली इम्पर्मिएबल टू वाटर, वो इम्पर्मिएबल होता है वाटर। एंड सुबेरियन एक तरीके का वैक्सी सब्सटेंस होता है जो वाटर को रिटेन करने नहीं देता सरफेस पे। ऑलराइट, सो ये इसका फीचर हो जाएगा। वेल कमिंग टू सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑफ फिलोडर्म, तो दे आर सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड फिलोडर्म जो होते हैं दे आर ऑफ पेरेन्काइमेटस नेचर। तो ये दो चीजें इनका फीचर्स हो गया। नाउ दिस फेलोजेन और कॉर्क कैम्बियम, फेलम एंड फिलोडर्म, बोथ दी थ्री लेयर्स कंबाइंस टू फॉर्म पेरिडर्म। ये तीनों जब कंबाइन करते हैं तब ये पेरिडर्म बनाते हैं। ऑलराइट, तो इसमें हो जाएगा फेलम प्लस फेलोजेन प्लस फिलोडर्म combinedly constitutes periderm. All right. So this point has to be noted कि ये तीनों मिल करके कहीं ना कहीं पेरिडर्म बनाते हैं। So पेरिडर्म जो होता है it is the outermost layer of the wood or of the, I would rather say कि जो mature wood होता है, जो mature old stems होते हैं, उनका जो outermost layer होता है वो एपिडर्मिस नहीं कॉन्स्टिट्यूट कराता है। एपिडर्मिस के जगह में रादर न्यू सेट्स ऑफ सेल्स राइजेस एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिडर्म, वो पेरिडर्म होता है। एंड दिस पेरिडर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, फेलम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म, ये भी बोल सकते हैं, या तो हम इसके कॉमन नेम से भी इनको बोल सकते हैं, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सो दिस वाज अबाउट कॉर्क कैम्बियम जो मैं बात करी थी। वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था एंड दिस वाज अबाउट कॉर्क कैम्बियम। नाउ दो टर्म्स और होते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है एंड दी वन टर्म इज बार्क। बार्क की जब हम बात करते हैं तो बार्क एक तरीके का ऐसा नॉन टेक्निकल टर्म होता है which actually relates to all those new cells which are exterior to vascular cambium या which is exterior to secondary xylem. So all the cells that are exterior to secondary xylem वो constitute कराएगा बार्क को। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बाहर की तरफ अगर हम सेकेंडरी जाइलम के ऊपर वाले अगर हम सेल्स देखें तो उसमें मेरा एक पेरिडर्म आता है और दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम आता है। सो बार्क इज एक्चुअली एन एसोसिएशन ऑफ पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। द नेक्स्ट टर्म इज दैट ऑफ बार्क। सो बार्क constitutes all those tissues that are exterior to vascular cambium or secondary xylem. और सो बार्क में जनरली आपकी दो चीजें आएंगी। इट इंक्लूड्स पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम को इंक्लूड करता है बेसिकली। बार्क डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सीजन, ये भी अर्ली बार्क हो सकते हैं और ये भी लेट बार्क हो सकते हैं। सो बार्क विच इज फॉर्म्ड इन अर्ली सीजन, जो अर्ली सीजन में बनेगा उसको हम अर्ली बार्क बोलेंगे एंड जो लेट सीजन में बनते हैं उसको हम लेट बार्क बोलते हैं। सो बार्क कैन ऑल्सो कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अर्ली बार्क which is also called soft bark, and then late bark or hard bark. So this is formed in early season या spring season में बनेगा, ये आपके late season में बनता है। Alright, ये बार्क के बारे में था। And the next last जो part इसमें portion बचता है is that of lenticels. Alright,
सो लेंटिसेल्स जो होते हैं ये एक तरीके के ऐसे लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसी बार्क में प्रेजेंट होते हैं, विच इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ओल्ड स्टेम। ठीक है, तो ये एक तरीके का लेंस शेप स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट ऑन द बार्क और विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ओल्ड स्टेम। और इनका मेन फंक्शन ये होता है कि गैसेस एक्सचेंज कराते हैं बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यूज ऑफ स्टेम से। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि लीफ में गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट दो स्टेम्स जो ओल्ड हैं, उनमें भी तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। तो उन स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रक्चर्स ओल्ड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं दोज आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स, उनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसमें हो जाएगा दीज आर लेंस शेप्ड structures present on the surface of old stem and meant for gaseous exchange between the outer atmosphere and the internal tissues of stem. Alright, so this was about lenticels, ये lenticels के बारे में था। and इस टॉपिक के बाद दिस चैप्टर इज नाउ कम्प्लीटली फिनिश्ड एंड ये चैप्टर अब हमारा एंड होता है अबाउट विद द डिस्कशन ऑफ बार्क एंड लेंटिसेल्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डीलिंग विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11th एंड दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।